जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस वीडियो के अंदर फिजिक्स से क्वेश्चन कराए गए हैं, यानी कि इस वीडियो के अंदर चैप्टर वाइज चैप्टर, यानी फिजिक्स में जितने भी सारे टोटल कितने चैप्टर होते हैं अगर बात करें तो टोटल है आपके 5 चैप्टर होते हैं। कितने? 5 चैप्टर होते हैं, इसमें टोटल 5 है। तो ये 5 चैप्टर है आपके इस फिजिक्स के अंदर। तो हम हर चैप्टर वाइज चैप्टर इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन कराए हैं। यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह वीडियो से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इसमें अप्रोक्स अगर बोले 300 प्लस क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, यानी हर चैप्टर से किसी 60, किसी में 80, 30, 40 इस तरह से क्वेश्चन कराया गया। और इसमें जो क्वेश्चन लिया गया वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो यह वीडियो देखिए, लास्ट तक ये वीडियो देखिए और आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे नहीं। लेकिन आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना होगा। बीच में अगर आप देखते हैं तो भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ न कुछ चैप्टर आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर बाय चैप्टर देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर देखते हैं फिजिक्स के। तो सबसे पहला चैप्टर मेरे सामने आ गया है क्या? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये सबसे पहला चैप्टर है हमारा। तो इस चैप्टर के अंदर देखेंगे क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी जब किरण निकलती है तो किस तरह से जाती है वो? सीधे रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये आई होप ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। वेग का मतलब स्पीड। सबसे ज्यादा वेग कम किस में होता है? कांच में। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगर सबसे ज्यादा बोलेगा तो वाई हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर हो जाएगा आपका। अधिकतम न्यूनतम की पूछा है तो क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कांच में सबसे कम वेग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो चालक के सामने, चालक जो चलाने वाला, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो कौन सा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक, ध्यान रखिएगा, चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अब यहां पे हेडलाइट की बात की है। मोटर कार के हेडलाइट जो गोल कलर का होता है, हेडलाइट के सामने किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। सॉरी, यहाँ पे फिर से उत्तल लेंस दे दिया, ठीक है, ये लेंस ही होगा। तो यानी चारों में से आंसर क्या होगा? हेडलाइट के सामने कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हेडलाइट के सामने अवतल दर्पण। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? क्या वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? काल्पनिक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? डायोप्टर। डी से सूचित किया जाता है, तो डायोप्टर होता है। और पी बराबर क्या होता है? 1/f। 1/f एक फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। कोई भी प्रकाश किरण जब कहीं सीधी रेखा में गमन करती है तो वो पथ एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जो पथ द्वारा जाता है, रास्ते जाता है, तो उन चित्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? किरण आरेख। किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस होता है, यानी फोकसांतर मतलब होता है, यानी 2D वाले। तो यानी कि जो 2D दे रखा है आपके, तो यह कैसे निकालेंगे? हमको पता है P बराबर 1/f होता है। P का मान अगर हम रखें तो 2 दे रखा है, 1/f। अगर f इधर गया तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2।
1 बाय क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 अगर ये मीटर में है, अगर मैं सेंटीमीटर में अगर निकालूँ, अगर सेंटीमीटर में निकालूँ तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 से कटाऊँगा क्या हो जाएगा 50, यानी कि सिंपल है कि 50 सेंटीमीटर यानी 50 cm। अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है 50 cm यानी कि वो हो जाएंगे। मैंने क्या किया कि P = क्या होता है 1/f होता है। P का मान 2 है तो 2 इधर चला जाएगा और F इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1/2 हुआ। मीटर में है तो सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। 2 से किए 50 यानी 50। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है, तो किसी उत्तल लेंस का फोकस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 50, और उसकी क्षमता पूछी है। देखिए आपको अभी फॉर्मूला बताए P बराबर क्या होता है 1/f होता है। अब यहाँ पे f दे रखा है यानी कि f कितना है 1/50। मैंने बोला 100 से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में निकालने के लिए, तो 50 दूनी 100 यानी कि P जो निकला वो कितना निकला 2 निकला। तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा, प्लस में निकला ना तो +2D हो जाएगा, ना कि माइनस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को, किरण पुंज, यानी कि जहाँ पे सारे किरण एक जगह के मिलते हैं उसे किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, वो तो उत्तल लेंस थी, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो क्या होगी ऋणात्मक, यानी अवतल लेंस की ऋणात्मक और उत्तल लेंस की धनात्मक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऋणात्मक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हम लेंस नहीं बना सकते हैं, तो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर जल है, कांच है, प्लास्टिक है और मिट्टी है, तो आई थिंक मिट्टी से हमारा नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा, वह कौन सा दर्पण होगा, हमेशा छोटा ही बनेगा वस्तु से, तो आपको बताना है। तो क्या होगा उत्तल, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यह हो अवतल। उत्तल से हमेशा वस्तु में छोटा बनेगा, अवतल में वस्तु से हमेशा बड़ा बनेगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मान लीजिए आपके पास 2 है, एक इधर है हवा और यह है कांच। अगर आपके किरण हवा में आए और कांच से निकल गए, यानी हवा से कांच में गया, तो जो किरण आई वो मुड़ेगी, किस तरफ मुड़ेगी, क्या अभिलंब से दूर होगी, क्या अभिलंब के निकट होगी, अभिलंब के समांतर होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके जब कांच से हवा में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, वो हमेशा अभिलंब के निकट यानी अभिलंब के पास में पहुंच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, यानी जो फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य जो देखने के लिए होता है वह कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो
तो उसका हो जाएगा उत्तल लेंस। यानी फोटोग्राफी में जो अभिदृश्य देखने के लिए वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो साइड मिरर गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है वह प्रयुक्त होता है, तो कौन सा दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म, तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का मान दे रखा है कितना, 10 cm, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अरे एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। एफ का मान कितना दे रखा है, 10। अब 2 ये भागा उधर गया गुना में, तो यानी 2, इधर क्या बचेगा r, तो वक्रता त्रिज्या यानी r होता है, तो 10 दूनी 20 यानी 20 निकलेगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके मैथ के आने वाले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें सारे 100 क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जो निर्गत किरण होती है और अभिलंब के बीच के किरण को, ये कोण को क्या कहते हैं, तो अभिलंब के कोण को हम क्या कहेंगे, तो कौन सा कोण कहेंगे, क्या आपतन कोण होगा, क्या परावर्तन कोण होगा, क्या निर्गत कोण होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा निर्गत कोण होता है। जब भी आपके निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है उसको हम निर्गत किरण कहते हैं। याद रखिएगा, निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत किरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। एक सिंपल सूक्ष्मदर्शी देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल लेंस के लिए या उत्तल लेंस के लिए, तो किसका, उत्तल लेंस के लिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि फोटोग्राफी में उत्तल लेंस होता है, तो इसलिए सरल सूक्ष्म नॉर्मली देखने के लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। तो 24 का डी नंबर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहां बनता होता ब होगा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, या कौन सा लेंस सिर्फ काल्पनिक ही बनता है, तो कौन सा, अवतल, अवतल में, अवतल लेंस में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। हमको पता है परावर्तन के नियम क्या हैं, तो परावर्तन नियम क्या है कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, यानी परावर्तन की बात कर रहे हैं। अब तो इसमें क्या होगा, मतलब ये हो जाएगा इसमें आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब वो हमेशा होता है, किस, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जो लेंस में होता है उसमें फोकस कितनी होती, 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, इनमें से कोई नहीं, तो कितनी होती है आपको ये बताने हैं। तो हमेशा 2 होते हैं फोकस, कितने, 2 फोकस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या फिर कोई नहीं, तो क्या होता है उसका आपको बताना है। तो हमेशा सर्च लाइट जो परावर्तक होता है हमेशा अवतल होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। सर्च लाइट का परावर्तक अवतल होता है, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग या प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा होता है, आपको पता है, दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, यानी कि P का मान दे रखा है, P का मान दे रखा है, P बराबर 1D दे रखा है। तो उस लेंस की फोकस क्या होगी, हमको पता है P बराबर 1/f होता है। P का मान कितना है 1, बराबर क्या हो जाएगा f, f इधर चला जाएगा तो f बराबर 1/1 यानी कि 1, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करेंगे तो f बराबर 100 cm। अगर आपको वो 100 निकला पॉजिटिव में, वो भी 100 पॉजिटिव में निकला है। देखिए फिर से समझ लीजिए, P बराबर 1/f, P का मान कितना 1 बराबर 1/f। अभी f इधर चला जाएगा इसके पास और 1 इधर जाएगा तो 1/1 1 ही हो जाएगा, यानी f का मान कितना निकल गया 1। और 100 सेंटीमीटर के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो f बराबर कितना निकल गया 100 निकल गया, वो भी प्लस में, यानी 100 cm। अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों की फोकस दूरियां -15 है। एक गोलीय दर्पण है और एक गोलीय लेंस है, उन दोनों के बीच की दूरी कितना है -15 cm, यानी हाँ -15 cm। तो दर्पण तथा लेंस के संभव है, तो क्या संभव हो, क्या दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे या दोनों अवतल या उत्तल होंगे या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, याद रखिएगा जब दोनों गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस, जब दोनों की दूरी अगर इतना हो तो याद रखिएगा जब लेंस की बात करें या दर्पण की बात करें, जब दोनों की दूरी की बात की है तो हमेशा दोनों अवतल होंगे, तब जाके दोनों का समान संभव हो सकता है। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो कितने नियम है 2 नियम है। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो मान हमेशा हमने अभी बताया क्या होगा आई और आर, तो साइन आई बटे साइन आर, और इसे हम म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू या तो एन। ये एम और एन क्या होता है, ये म्यू जो होता है ये अपवर्तनांक होता है, और अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई में का, या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस होता है हमेशा और हमेशा क्या होता है, वो होता है कि जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में हमेशा मोटा होता है, किनारे हमेशा पतला होता है, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा और साइड में पतला होगा। ये है उत्तल लेंस की खासियत। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन, यानी आवर्धन बोले तो m बोलते, तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v बटे u, v बटे u। u क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब, और ये होता है प्रतिबिंब, ये वस्तु होता है u और v प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब बटे वस्तु। जो वस्तु हम लेते हैं, कोई अवतल हो या उत्तल हो, तो उसमें जो वस्तु रखते हैं कि जो वस्तु आती है टकराती है वापस कहीं और चली जाती है, जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसको v बोलते हैं, और जहाँ से वस्तु उठाते हैं वहाँ पे u बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता के बीच का संबंध, तो हमको पता है बराबर क्या होता है r/2। अगर इस तरह के से अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, तो f बराबर यहाँ पे क्या है बराबर r है, यहाँ पे f बराबर 2/r है, यहाँ पे r बराबर 2, तो नहीं हो सकता, यानी कि r 2 मेरा भागा में इधर गया गुना में, यानी r बराबर 2f। अगर यह दिख रहा है तो यह ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, यानी कि ए नंबर में दिख रहा है r बराबर 2f, ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो घरों में सोलर कुकर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या तो उत्तल या तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का सोलर कुकर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा बना प्रतिबिंब होता है? सीधा, बराबर और सीधा, बराबर होगा और सीधा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? देखिए, जब उत्तल लेंस की बात करता है वहाँ पे हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, जब वास्तविक होगा तो वहाँ उल्टा होगा, जब काल्पनिक होगा तो वहाँ सीधा होगा। ये ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। जब आपका वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, जब काल्पनिक होगा तो वहाँ सीधा होगा। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच कहीं पे रखा जाता है, यहाँ पे बीच F और 2F के बीच में कोई भी वस्तु को रखा गया, बीम को रखा गया, तो वहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा? देखिए, उत्तल लेंस की बात की है उसने, F और 2F के बीच में कोई भी एक बीम को, एक वस्तु रख दिया, तो उसमें प्रतिबिंब क्या कैसा बनेगा? बड़ा या वास्तविक बनेगा, छोटा या वास्तविक बनेगा, छोटा या काल्पनिक बनेगा, बड़ा या काल्पनिक बनेगा। तो कैसा बनेगा? तो याद रखिएगा, जब भी उत्तल लेंस में F और 2F के बीच में किसी वस्तु या किसी बीम को रखते हैं तब प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा क्या बनता है? बड़ा और वास्तविक। तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो वक्री पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो पृष्ठ हैं, दो सरफेस हैं, उन दोनों से कोई एक ठोस घिरा हुआ है, उस ठोस माध्यम को क्या कहेंगे? ठीक है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ इसके ऊपर में, दोनों से एकदम जैसे कि कोई भी एक पाइप होता है, एक पृष्ठ ये हुआ, एक पृष्ठ ये हो गया, तो इन दोनों पृष्ठ एक घिरा हुआ है, तो उसके अंदर, तो उस ठोस माध्यम को क्या कहेंगे? क्या गोली दर्पण कहेंगे, या त्रिज्या कहेंगे, या गोली लेंस कहेंगे, या समतल दर्पण कहेंगे? तो क्या कहेंगे? हमेशा जब भी अगर कोई भी दो पृष्ठ मिलकर बनता है तो हमेशा वो गोल ही होता है, तो गोलीय लेंस होगा। गोलीय लेंस, चश्मे में गोल होता है तो गोलीय लेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्री होता है कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्री निकला होता है उसको कहते हैं, बाहर की तरफ निकला रहता है। तो क्या अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल दर्पण हमेशा बाहर निकला रहता, वक्रित किया जाता, वक्रित पेंट, बाहर पेंट किया जाता, निकल के पेंट करना, तो उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर दर्पण को कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो कोई भी एक गोलीय दर्पण है आपके, और उस गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पे पृष्ठ के केंद्र, उस बीच को दर्पण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो मध्य कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, या गोलार्ध कहा जाता है, या अक्ष कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? हमेशा बीच वाले को ध्रुव कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, आवर्धन हमने देखा m क्या होता है, V/U होता है, तो इसका SI मात्रक हम देखते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या मात्रका विहीन। अब यहाँ पे देखिए भी एक कोई स्पीड है मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी मीटर प्रति सेकेंड, ये तो कट गया, कोई मात्रक निकला ही नहीं। इसका नंबर डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, मात्र विहीन, ठीक है, तो ये यूनिटलेस होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं, जो लेंस का जो केंद्र बिंदु होता है बीच वाला, उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, द्वारक केंद्र कहते हैं, या अक्ष केंद्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। लेंस के केंद्र बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे?
अगर कोई भी शब्दकोश में पाया गया कि जो छोटा अक्षर है को बढ़ते समय हो जाएगा, जब कोई छोटा अक्षर आपको लिखा हुआ, मान लीजिए कि ए और बी सी लिखा हुआ है, उसको पढ़ते समय आप कौन सा लेंस को पसंद करेंगे, ताकि आपको, हर कोई चाहता है कि अच्छा ही लेंस पसंद करें तो कि हमें बड़ा बड़ा दिख सके। जब आंख खराब हो जाती है तो हमको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें दर्पण का यूज़ करते हैं। हम कौन सा लेंस ले कि छोटा अक्षर को पढ़े और बड़ा दिखे, तो बताइए कौन सा होगा। क्या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो किनका प्रयोग करेंगे आप, याद रखिएगा, जो 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है ये बहुत ही बेस्ट होता है, इन्हीं को चूज़ कीजिएगा आप, क्योंकि इसमें बड़ा अक्षर देखने को मिलता है। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर इस तरह से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। अगर कोई गोलीय दर्पण है, उसके केंद्र से, वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। क्या सी से, पी से यानी सूचित किया जाता है, ओ से या एफ से। तो किन से किया जाता है, सी से, वक्रता केंद्र को सी से, फोकस को एफ से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होगा, यहाँ पे माफ कीजिएगा, चाल होगा सॉरी, निर्वात में प्रकाश की चाल है कितनी होगी। तो सबको पता होना चाहिए ये वाला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेष मरीजों के दांतों में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ताकि जो दंत विशेषज्ञ, अगर दांतों में कुछ प्रॉब्लम होती है तो जब कुछ डॉक्टर देखना चाहते हैं तो हमको बड़ा देखना चाहिए, क्योंकि अंदर उतना स्पेस होता नहीं कि हम उसको देख सके। ऐसा कौन सा दर्पण का उपयोग करें जो कि अंदर वाली जो प्रॉब्लम है वो बड़े दिख सके हमें। तो कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी। तो आपको बताने हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। जो पतला लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता कम, अधिक, संतुलित या सभी। तो यानी कम। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता हमेशा कम होती है, ये नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता, वो तो पतले की थी, पतले की क्या थी, कम थी, लेकिन मोटे की क्या हो जाएगी, अधिक। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होता है। जो अवतल दर्पण है उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे, यानी कि अवतल दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल और एफ के बीच में अगर कोई प्रतिबिंब को रखा जाता है, अगर बीम को रखा जाता है तो वहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी P और F के बीच में कोई वस्तु को रखते हैं तो उस कंडीशन में मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी या उल्टा बनेगा, आभासी या सीधा बनेगा, काल्पनिक या सीधा बनेगा या सभी। तो कैसा बनेगा, तो इस हिसाब से देखिए हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। जब भी P और F के बीच में किसी भी बीम या किसी भी प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं तो वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र, जो प्रकाशिक केंद्र होता है O और फोकस F, उनके बीच में किसी भी एक वस्तु या बीम को रखते हैं तो उस कंडीशन में मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र O या मुख्य फोकस F के बीच में अगर हम किसी भी बीम या वस्तु को रखते हैं तब मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी या उल्टा बनेगा, आभासी वो सीधा बनेगा या काल्पनिक सीधा बनेगा
या इनमें से कोई नहीं, तो किस तरीका का बनना चाहिए। तो याद रखिएगा हमेशा जब भी आपके आभासी लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में किसी बीम या वस्तु को रखते हैं, उस हिसाब से अगर उस कंडीशन में देखें तो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस F, अगर F पे कोई बिंदु रखते हैं, अगर F पे कोई बिंदु रखते हैं, तो मान लो अगर मैंने इस तरह से ले लिया, अगर मैं F पे कोई बिंदु रखते वस्तु रखते हैं F पे अगर, तो उस कंडीशन में मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर F पे रखते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अगर अवतल दर्पण अगर फोकस है वहीं पे अगर हमारा कोई वस्तु रखता है तो उस कंडीशन में मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा, यानी कि जब वस्तु को F पर रखा जाए तो प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा। 55 का सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, लेंस की बात किया उसने, अगर मुख्य फोकस उत्तल लेंस पे रखें तो उस कंडीशन में भी अनंत पर ही बनेगा। यानी अवतल दर्पण लो या उत्तल लेंस लो, अगर फोकस पे कोई बीम या प्रतिबिंब बीम यानी कि अगर कुछ भी अगर वहाँ पे हमारा वस्तु रखते हैं उस कंडीशन में मेरा प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनेगा। यानी F पर वस्तु रखने पे अनंत पर ही बनता है प्रतिबिंब, याद रखिएगा। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति होती है, यानी फिर वही क्वेश्चन आ गया, वो तो अनंत पे बन रहा था, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मेरा अवतल लेंस है, अगर F है, अगर वहाँ पे बीम को रखा जाए, वस्तु को रखा जाए, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी वो आपको बताने हैं। फोकस एवं वक्रता के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ध्रुव एवं वक्रता के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो किस कंडीशन में क्या बनेगा। तो याद रखिएगा जब भी आपको अवतल लेंस के फोकस पे कोई वस्तु को या बीम को रखा जाए तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। कब, जब अवतल लेंस के फोकस पे किसी वस्तु को रखा जाता है तब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी कि अब हमें क्या कह रहा है कि जो अवतल लेंस है उसके सामने अनंत पर रखें, यानी कि अब अवतल लेंस के अनंत पर रखेंगे वस्तु को। कहाँ पे रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। तब उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, अनंत पे बनेगा या ध्रुव पर बनेगा। तो किस पे बनेगा वो, याद रखिएगा जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं वो हमेशा फोकस पे बनता है, जब फोकस पे रखते हैं तो हमेशा अनंत पे बनता है। यानी अनंत पर रखने पे फोकस पे बनेगा और फोकस पे रखने के बाद अनंत पे बनेगा। तो यहाँ पे रख रहे हैं किस पे, अनंत पे, तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे हुए। अब देखिए यहाँ पे दर्पण आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, दर्पण आ गया। हमने आपको बताया कि अगर अनंत पे बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा, अगर फोकस पे वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनेगा। तो अवतल दर्पण के कहाँ अनंत पर रख रहा है बिंब को, वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात यानी बाद क्या होती है। जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से कोई भी प्रकाश जब गुजरता है तो अपवर्तन के बाद वह किरण किधर चला जाता है, विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंग में विभक्त अलग हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। जब हमारा कोई केंद्र, प्रकाशीय केंद्र मेरे पास है, ऐसे समझिए जब मेरे पास कोई प्रकाशीय केंद्र है, अगर एक वो किसका, लेंस का, अगर यहाँ से किरण आई
जब किरण आएगी तो क्या हो जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी वो किरण, वो किरण किधर जाएगी, वो आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई लेंस में प्रकाशिक केंद्र जब गुजरता है तो प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद वह हमेशा 7 रंगों में अलग अलग बंट जाता है, याद रखिएगा। लेंस के प्रकाशिक केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद, यानी कि एक उत्तल लेंस है आपके पास, एक उत्तल लेंस है, एक उस लेंस में आपके क्या बोल रहे हैं फोकस, मान लीजिए एफ, अगर एफ से कोई भी प्रकाश गुजरा, मान लीजिए कोई एफ है, सपोज करो एफ यहाँ पे है, ऐसे समझो, मान लो एफ है, अगर कोई कहीं से आ रही है और कहाँ से गुजर रही है, एफ से गुजर रही है क्या उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की बात की है, उत्तल लेंस पे की बात की है, और बोला अगर फोकस से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन के बाद वह किरण किधर जाएगी, मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगी, या उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो इसका ऑप्शन अगर देखें तो इसका ऑप्शन हम क्या होगा कि देखिए, जब कोई भी आपका उत्तल लेंस है, अगर हम फोकस से किसी भी प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, जो निर्गत किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, तो क्या हो जाएगी, याद रखिएगा कि जब भी आपके अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश, यानी कि कोई मान लें मुख्य अक्ष यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद अपवर्तन हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका जो किरण होगी वो निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से दूर हट जाएगी। निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समांतर इससे पहले हो रही थी, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर होती कोई प्रकाश की किरण तो उत्तल लेंस से परावर्तन के बाद में क्या हो जाएगा, वो हमेशा निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगी, यानी कि जो निर्गत किरण है वह मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप मुझे आपको ये वीडियो ये जो था आपके चैप्टर, इस चैप्टर से आपको समझ में आया होगा। 62 क्वेश्चन कराए गए, जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, आप देख लेना, जब एग्ज़ाम दोगे तब समझ में आपको आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका वीडियो है, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर लेके आ गए हैं, तो हम लोग का फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है वो सेकेंड चैप्टर क्या है मेरा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर के बारे में मैंने देखा कि पहला चैप्टर में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा चैप्टर के अंदर चलते हैं। देखिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये कोरोना काल का समय और क्वेश्चन हार्ड और आसान भी आते हैं, तो इससे ही क्वेश्चन रहेंगे आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब होता है, यानी कि किस ऐसा कौन सा भाग है जहां पे हमारा फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताना है। तो कॉर्निया पे, परितारिका पे, पुतली पे, रेटिना या दृष्टिपटल पे, तो किस पे ये बनता है आपको पता होगा कि यह कहाँ बनता है, रेटिना पे, जिसे हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। रेटिना पे भी हमारा फोटो बनता है, जो भी हम देखते हैं आंखों से हमारे सामने वो दिख जाता है, वो रेटिना पे ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो तारे का टिमटिमाना देखते हो वो किस पे आधारित है, किस सिद्धांत पे आधारित है।
अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत पे, या इनमें से कोई नहीं? तो पता है अपवर्तन के सिद्धांत पे हमारा तारे का टिमटिमाना आधारित है। तो यानी ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कभी कभी देखो नेत्र लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी ज़्यादा हो गई, यानी एफ की मात्रा बढ़ गई, तो उससे मेरे आंखों में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? क्या दिक्कत आने लगती है? क्या पास वाला चीज़, निकट वाला चीज़ देखने को नहीं मिलता, या दूर वाली चीज़ देखने को नहीं मिलता है, या जरा दृष्टि दोष? क्या होगा? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका क्या? दूर दृष्टि दोष। जब आपकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो आपको दूर वाली चीज़ में दिक्कत आ सकती है, तो दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेत्र के किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। जो नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है, काल्पनिक उल्टा और बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, और लास्ट का ऑप्शन क्या है? वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। तो ये कौन सा बनता है आपका? तो इसका जो है, जब आपके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब हमारे आंखों पे नेत्र में बनते हैं तो वो हमेशा और हमेशा वास्तविक होता है, और वास्तविक जहाँ जुड़ेगा वहाँ उल्टा होगा और छोटा होगा। अगर काल्पनिक होता तो सीधा होता, अगर काल्पनिक होता तो सीधा। मैट्रिक वही बताया, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, वास्तविक उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उस नेत्र में होता है। यानी कि जो पास वाली चीज, जो निकट नेत्र जो पास वाली चीज को अगर नहीं देख पाता है तो वह कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो आपको पता होगा, दूरदृष्टि दोष। चलिए, यहां बोल रहा था नेत्र निकट स्थित को नहीं स्पष्ट रूप से देख सकता, यानी नहीं देख सकता। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा इसको ये कर दे। हाँ चलिए, थोड़ा सा और, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश यानी सफेद प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग को वर्ण भी बोलते हैं, से अधिक विचलित होती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ एक प्रिज्म बनाया, अगर यहाँ से कोई भी सफ़ेद किरण आती है और प्रिज्म से जो जाएगी वो नीचे, क्योंकि इसमें रंग 7 होते हैं, कितने रंग होते हैं पता है? देखिए ऐसे समझिए कि एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर पड़ती है तो उसकी जो रंग होती है सबसे अधिक विचलित होती है। कौन सी रंग है जो सबसे अधिक विचलित होती है? क्या नीला होगा, क्या लाल होगा, क्या बैगनी होगा, क्या नीला और लाल दोनों होगा? कौन सा होगा? विचलित होगा, विचलित सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होती है ना आपके, जब कोई श्वेत प्रकाश सफ़ेद प्रकाश आती है, वो हमेशा बैगनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, आंख के गुण को कहते हैं। यानी कि अगर कोई लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा सकते हैं, है ना, दूरी को बदल सकते हैं, यानी कि अगर दूरी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो निकट वाले चीज़ और दूर वाले चीज़, जो दूर वाली चीज़ें हैं, जो निकट वाली चीज़, वह साफ साफ देख सकने में आंखें के गुण को कहते हैं। तो वह कौन सी है क्षमता या दृष्टि दोष? वह कौन सा दोष है जिसकी क्षमता से हम अपने लेंस के फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कर सकते हैं? ऐसा कौन सा क्षमता होगा? दृष्टि होगा। तो अगर 7 का अगर आंसर देखें तो 7 का असमंजन क्षमता है। हम इसकी फोकस दूरी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं देखने के लिए, असमंजन क्षमता, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जरा दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूर दृष्टि दोष जो होती है, एक पीड़ित मतलब जो बीमार व्यक्ति है, उसके उपचार से ऐसा कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए उसको? तो अगर 8 का आंसर देखें तो बाइफोकल, तो किस प्रकार के लेंस से किया जाता है उसको, जो मतलब बीमार पीड़ित रहता है जरा दूर दृष्टि दोष के लिए? तो बाइफोकल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
तो याद रखिएगा, जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? बाइफोकल लेंस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव के जो नेत्र की कम से कम दूरी और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हम देख सकते हैं, तो क्या देख सकते हैं? एक तो 25 सेंटीमीटर की कम से दूरी और अनंत तक जा सकते हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलग अलग दूरियां, क्या बोल रहा है यहाँ पे? विभिन्न दूरियां पर वस्तु के प्रतिबिंब को, विभिन्न दूरियां पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। मतलब अलग अलग दूरी पे वस्तु का प्रतिबिंब अगर फोकस करेंगे, देखेंगे, कभी होते हैं हम देखते हैं, कभी अगर यहाँ पे है, हम यहाँ है, यहाँ वाले चीज़ को देखेंगे और यहाँ वाले चीज़ को देखेंगे, यहाँ वाले चीज़ को देखेंगे, तो अलग अलग हमको वस्तु दिखता है, अलग अलग फोकस भी होती है, तो परिवर्तन होते रहता है। तो वही बताना है कि अलग अलग अगर परिवर्तन होता है तो क्या होता है, क्या किस पे डिपेंड करता है? पुतली द्वारा होता है, रेटिना द्वारा होता है, सिलियरी पेशियाँ द्वारा होता है, या आइरिस के द्वारा होता है? तो ये जो होता है आपका सिलियरी पेशियों द्वारा होता है, जिसके कारण हम मतलब दूर वाले चीज़ में कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं। जितना जितना दूर देखेंगे, पास देखेंगे, हमारा फोकस परिवर्तित होते रहता है, बदलाव होते रहता है। इसका आंसर सिलियरी या पेशियों द्वारा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो नेत्र दूर वस्तु स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। यानी कि जो दूर वाली चीज़ को नहीं देख पाता है, तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष, यानी बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऐसा कौन सा दोष है जो कि रेटिना के आगे ही फोटो यानी प्रतिबिंब बन जाता है? तो उसका निकट दृष्टि दोष में, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेत्र की स्पंदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। अगर आंख की कोई स्पंदन क्षमता कम हो जाए तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। अगर चंद्रमा पर कोई इंसान खड़ा है, अगर अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है, तो उसमें आकाश का प्रतीत होता है। कैसा होता है उसको आकाश का प्रतीत? काला, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश, श्वेत रंग जो होती है कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो आपका श्वेत रंग होगा कितने रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत रंग? तो 3, 4, 5 और डी नंबर में है 7। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 रंगों से। मैंने पिछली बार नहीं बताया था कि आप लोग सोच रहे होंगे सर बताए कि नहीं, अब देखिए आ गया ना, अपने आप आपको समझ में आ गया। 7 यानी डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो दृश्य देखने के लिए प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा अधिकतम होता है? तो सबसे ज्यादा अधिकतम होता है किसका? लाल का। सबसे कम बैगनी का। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा लाल का होता है। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष जो बनता है वो हमेशा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे आधारित है। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता या नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है। जो मेरी आंखें हैं, जो मेरे नेत्र है, पास वाली चीजों को अच्छे से नहीं देख पाता, तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो दूरदृष्टि दोष। जो पास वाली चीज को नहीं देख सकता वो दूरदृष्टि दोष, जो दूर वाली चीज को नहीं देख सकता वो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। चलिए ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। देखिए कोलाइडी कण क्या होता है? कोलाइडी कण जैसे आप सुबह सुबह जगते हैं, आप वो फॉग, आपको कुआसा दिखता है ना? और ऐसा समझो कि अगर आप कहीं पे किसी नदी पे अगर आप फ्रेश होने नहाने जा रहे हो, तो आपको देखना पहले वाटर पूरा फ्रेश होता है। जैसे आप पानी में जाते हो तो मिट्टी है वाटर से मिल जाती है,
फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे मिट्टी अलग और पानी अलग, बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो उसी को हम कोलाइडिक विलयन कहते हैं। कुछ देर के लिए मिलता है फिर जाके अलग हो जाता है। तो कोलाइडिक विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का परिकिरण होता है। तो किसके कारण होता है, कौन सा प्रकाश का परिकिरण के कारण होता है, तो आपको इसमें कौन सा प्रभाव पड़ता है आखिर कोलाइडिक विलयन में, तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव के कारण कोलाइडिक विलयन में निलंबित कणों का प्रकाश का परिकिरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, सामान्य मानव नेत्र की दूरी बिंदु होती, ये सबको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में दिख जाते हैं। यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर पर, उसके बाद 25 मिलीमीटर पर होता है, उसके बाद 25 मीटर पर होता है और डी नंबर अनंत पर होता है। सामान्य मात्र की, अब यहाँ सामान्य की पूछा है कि कितना, तो ये अनंत होगा ना, हम ये नहीं कह सकते। देखिए ये तो न्यूनतम है 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये अगर हम नॉर्मली हमको पूछ रहा है कि कितनी दूरी हम देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगर न्यूनतम पूछता है तो 25 cm हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, जो पास वाली निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में होता है, उसमें कौन सा लेंस होता है, जो जो जिसको आंखें कमजोर है और पास वाले चीज़ को अगर देखने में प्रॉब्लम होता है, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो उसमें लगा होता है उत्तल लेंस। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, हमारे आंखों में उत्तल लेंस होता है। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। जो हमारे आंखों में दृष्टि दोष में नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस वाला धुंधला, जो धुंधला दिखता है, अपारदर्शी हो जाता है, ये दिखने वाला कौन सा दोष होता है कि धुंधला हमको दिखने लगता है, तो ये मोतियाबिंद। क्या, मोतियाबिंद। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ना तो निकट होगा, ना ही दीर्घ होगा, ना ही जरा होगा, क्या होगा, मोतियाबिंद, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, तो हमको स्पेक्ट्रम के लिए क्या चाहिए, प्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, यानी झुकाव, जैसे कि यहाँ प्रिज्म के अगर यहाँ से गया किरण, तो किसका सबसे ज़्यादा इधर झुकता है, वह कौन सा रंग होता है स्पेक्ट्रम के अंदर, तो किसका, लाल का कम झुकाव होता है, और सबसे ज़्यादा झुकाव बैगनी का होता है। इसका क्या था, कम झुकाव, तो लाल। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए, उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, कि दीर्घ दृष्टि में आके प्रॉब्लम होता है तो सॉल्यूशन निकाला जाए, तो कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस या अवतल लेंस, तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, जो प्रिज्म से एक प्रकाश की किरण जो होती है वो कौन सी घटना घटती है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये सब, और ये सब क्वेश्चन देख लीजिए ना, आपका एग्जाम एकदम खतरनाक फाड़ हो जाएगा, फाड़ू एकदम। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। तरंगदैर्घ्य के बाद के प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो 28 का आंसर हो जाएगा बैगनी का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो परावर्तन होता है, वहाँ पे बहुत सारे लाइट मिलती है, और प्रकाश का परिकिरण क्या होता है, किसी भी सूक्ष्म धूल पे जब कोई प्रकाश पड़ती है वो चारों तरफ फैला देती है, और उसी कारण हमको प्रकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है, आकाश के अंदर आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आंख व्यवहार करता है, किसकी तरह आंख का व्यवहार होता है, तो यह उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि हमारे आंखों में उत्तल लेंस ही होते हैं। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतह से घिरा हुआ है, कितने, 5, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, कहाँ, रेटिना के पीछे, वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। अगर हमें रेटिना के पीछे कोई फोटो बन गया, प्रतिबिंब बन गया, उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होगा, तो उसमें दोष उत्पन्न होगा दूरदृष्टि दोष। रेटिना के पीछे बनता है तो दूरदृष्टि दोष, और रेटिना के अगर आगे बन जाता है तो निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पीछे बोल रहा है, इसलिए दूरदृष्टि दोष, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में, एक कौन सा माध्यम है जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटा छोटा एकदम पूरा कण जो होते हैं, निलंबन को कहा जाता है। निलंबन को क्या कहा जाता है, कोलाइड, पुंज, प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं, कोलाइड कहा जाता है। कोलाइड अभी बताए थोड़ी देर में। तो निलंबन को क्या कहा जाता है, छोटे छोटे को कोलाइड कहा जाता है, जो फिर से मिल के फिर अलग हो जाना। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, जो हमारे आंख के अंदर गोलक होते हैं उसका व्यास लगभग कितना सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत सिग्नल, जो विद्युत सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बात कर रहा है, उत्पन्न हो करता है, जो विद्युत सिग्नल जो है उत्पन्न करता है, वो मतलब कहाँ पे करता है, वो हमारा परितारिका पे, प्रकाश सुग्राही पे, पुतली पे, इनमें से सभी। तो किस पे करता है ये, या प्रकाश सुग्राही पे हमको विद्युत का सिग्नल उत्पन्न होता है। जो आंखों में थोड़ी सी बहुत होती है ना, वो कहाँ, प्रकाश सुग्राही। तो प्रकाश से ही हमारा लाइट मतलब विद्युत सिग्नल का उत्पन्न होता है। तो कहाँ से होता है, प्रकाश सुग्राही से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है, सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है, तो सिग्नल की व्याख्या हमारे मस्तिष्क में होती है। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, वो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, आपको याद और हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। हमारे आंख के अंदर पुतली है, उनके साइज को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए गहरा पेशीय डायफ्राम, उनको क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे परितारिका। क्या, कंट्रोल, जो पुतली को कंट्रोल करने वाले को परितारिका कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, जो हमारे आंख के अंदर पुतली वो किस तरह का काम करता, कार्य करता है, तो उसमें कार्य करता है परिवर्ती द्वारक की भांति। जो परिवर्ती है वो द्वारक उसके गेट के व्यवहार की तरह, किस तरह से गेट में काम हो रहा है उसी की तरह वो पुतली काम करता है। लाइट आना, कम आना, उसको भांति, उसकी द्वारक के भांति हमको क्या करती है, कंट्रोल, परिवर्तन करती है भांति। तो परिवर्ती द्वारक की भांति, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जैसे, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, परितारिका कहते हैं। यानी कॉर्निया के पीछे जो संरचना, एक स्ट्रक्चर बनता है, एक फोटो बनता है, वो कैसा बनता है, परितारिका, उसे परितारिका कहते हैं ना, परितारिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो इसका सिंपल कारण है जो हमारा अभिनेत्र, जो लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यानी कि वक्रता जो होता है लेंस की वो बढ़ जाती है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यह निकट दृष्टि दोष का उत्पन्न होने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। पास वाली अगर हमारा दोष हो, उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, कि भैया हमको जो दिख रहा है पास वाली चीज़, वो दिक्कत हो रही है, उसको कौन सा लेंस लगाएं कि पास वाला चीज़ एकदम बढ़िया फ्रेश एकदम दिख जाए, तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जो नेत्र में प्रवेश करती है जब प्रकाश, तो उस किरण का ज्यादातर यानी अधिकांश अपवर्तन होता है,
किस पर अपवर्तन होता है जब आंखों में हमारा कोई प्रकाश पड़ता है? तो वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे, कॉर्निया हमारे आंखों में होती है, उसके बाहर वाले सरफेस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, अपवर्तन होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मंद प्रकाश में, किसमें? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पूर्ण या पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? जो मेरा मंद प्रकाश में, अगर मंद प्रकाश है उसके अंदर अगर शिथिलता से आराम से, मतलब शिथिलता से जो पुतली का पूरा रूप फैल जाता है, किसके कारण मेरा पुतली पूरी तरीके से फूल जाता है? वह किसके द्वारा होता है? तो वह होता है परितारिका के कारण। इन्हीं के कारण हमारा पुतली धीरे धीरे फैल भी जाता है, सिकुड़ भी जाता है, पूर्ण रूप से फैल जाती है। हमारे मंद प्रकाश में जब कोई भी किरण जब आती है आंखों में तो पुतली फैल जाती है और वह इसका कारण होता है परितारिका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। जो मेरा आंखें हैं, जो मेरी आंखें हैं, आंखें तो वो जो हमको देखते हैं, हम जो उसके गोल होने पे देख पाते हैं, किसके, मतलब किसके द्वारा होगा? वो कौन सी वस्तुओं को हम देख सकते हैं गोल होने को? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। अब चारों में से ऑप्शन क्या होगा? निकट के वस्तुओं को, क्योंकि पास वाली चीज को हम आराम से गोल होने पर देख पाएंगे, तो निकट की वस्तुओं को, दूर में हम नहीं देख पाएंगे, काफी दूर का गोल कैसे देख पाएंगे? इसलिए ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? अगर मेरे पास किसी वही वस्तु है, अगर मैं सामने खड़ा हूं, ठीक है, सामने मैं खड़ा हूं, तो अगर हमारे वस्तु को हटा लेने के बाद, यानी इसको हटा लिया, तो नेत्र पटल यानी मेरे आंखों में प्रतिबिंब कितने समय तक वो रहता है? कि हाँ, जैसे हटाया, अभी भी लग रहा है कि नहीं मेरे सामने कोई ना कोई वस्तु रखा हुआ है, तो कितने सेकेंड तक? 1/10 सेकेंड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, चलिए, तो पहला नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो दृष्टि किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में, या ऑप्शन नंबर बी फोटोग्राफी कैमरे में, या सूक्ष्मदर्शी में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा? चलचित्र प्रक्षेपण में इसका उपयोग किया जाता है दृष्टि निर्बंध को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियां का समुच्चय है? तो कॉर्निया के पीछे भैया क्या है? परितारिका है, नेत्र पटल है, दृष्टि पटल है, या इनमें से कोई नहीं? तो परितारिका है उसके पीछे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आयु में वृद्धि होने पर मानव के नेत्र में स्पंदन क्षमता घट जाती है, दोष कहलाती है। जब उम्र हो जाती है तो उसकी स्पंदन क्षमता कम हो जाती है, वो उसके अंदर फिर कौन सी दोष उत्पन्न हो जाती है? जरा दृष्टि दोष, जरा तो डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णता पूरी तरीके से गोल ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? यानी कॉर्निया के पीछे जो दोष उत्पन्न हो जाता है, अगर पूरी तरह गोल नहीं हो पाता है तो किसके कारण, वो कौन सा दोष के कारण जो कि कॉर्निया के पीछे वो पूरी तरीके से गोल नहीं हो पाता है? तो आपको बताना है किसके अबिंदुकता के कारण, किसके अबिंदुकता दोष के कारण पीछे गोल नहीं हो पाता कॉर्निया के पीछे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अबिंदुकता जो मैंने पीछे देखा, जो दोष था गोल नहीं कर पा रहा था कॉर्निया के पीछे, अबिंदुकता दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में किस तरह का लेंस का निवारण होता है? यानी अगर अबिंदुकता दोष है तो उसके अंदर उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग हम करेंगे? तो कौन सा? बेलनाकार लेंस का। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर पता है कि और अनंत के बीच में रखे वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यानी 25 सेंटीमीटर यह है और ये अनंत है, ये अनंत है। इन दोनों के बीच में कहीं भी अगर वस्तु को रखते हैं तो हम देख सकते हैं। इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? सही बात है, अगर मेरे सामने कोई 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखा हुआ है हम देख लेंगे, अनंत पर हो तो भी हम देख लेंगे। तो इन दोनों के बीच को हम क्या कहेंगे?
तो दृष्टि परिसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या कहेंगे? दृष्टि परिसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। ये भी अच्छा है। अगर आंख हमारे को 2 है, हमको 2 आंखें दे रखी है, ठीक है, हमको 2 आंखें दे रखी है, तो इसका कितना डिग्री पे हम इसकी दृष्टि क्षेत्र को यानी कि देख सकते हैं? तो 180 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख पाती है। अगर दूर वाले चीज़ को हम आसान तरीके से देख लेंगे तो कौन सी दूर की वस्तु को, सीधा सिंपल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? मतलब अगर दीर्घ दृष्टि दोष है उसका होने का कारण क्या है? उसका होने का कारण कुछ नहीं है, सिंपल, अभिनेत्र के लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाना। यानी फोकस दूरी अगर ज़्यादा हो जाता है तब वो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिनेत्र जो आँख है, लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। अगर फोकस दूरी परिवर्तन होते रहता है आँखों की, तो उसमें किनके द्वारा? पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमाभि या फिर परितारिका, किनके कारण फोकस दूरी परिवर्तित होते रहता है? तो किसके कारण परिवर्तित होते रहता है आपको बताना। तो परिमाभि द्वारा। किसके कारण? परिमाभि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, परिमाभि द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। जो रेटिना है वो प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसमें? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है कौन? रेटिना, प्रकाश को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या था? बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा है। जब आंख को कोई दान करता है उस व्यक्ति की आयु सीमा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? देखते हैं, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या सभी के सभी। तो कितने होना चाहिए आपको बताना है। तो कितने होना चाहिए? अरे भैया ये तो सभी होगा, सभी कर सकते हैं आंख दान, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। लॉजिक वाला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मृत्यु के बाद या पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? अगर कोई इंसान मर जाता है तो कितने घंटों बाद उसकी आंख को निकाल कर हम उसका उपयोग कर सकते हैं? तो कितने घंटे के अंदर उसे निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? कौन कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित वाले व्यक्ति, या मधुमेह का रोगी, या दमे का रोगी, या बी तथा सी। बी बोले तो मधुमेह का रोगी और सी बोले तो दमे का रोगी। तो कौन इसमें दान कर सकता है? यानी कि डी नंबर ही करेगा। कौन? ये मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी। संक्रामक रोग वाला तो नहीं कर सकता बिल्कुल, तो ये नहीं कर सकता, बाकी दोनों कर सकता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल का उपयोग किया जाता है? सबको पता है खतरे का सिग्नल, फटाफट लाल बता दीजिए। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित होता है क्या होगा? बैगनी। सबसे कम लाल बताया था। तो सबसे अधिक क्या होगा? बैगनी, सबसे कम लाल, जिसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, आंख के अंदर पतली झिल्ली होती है, प्रकाश अगर पतली झिल्ली, मान लो पतली झिल्ली है, उससे होकर अगर नेत्र में प्रवेश करता है यानी आंखों में प्रवेश करता है, झिल्ली को क्या कहते हैं? उस झिल्ली को क्या कहते हैं? उस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन होगा। यानी कह रहा है अगर प्रिज्म से होकर कोई भी एक सूर्य के प्रकाश, सूर्य के श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म से होकर आती है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में अलग अलग बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे लाल का जो विचलन होगा वो क्या होगा? किससे कम होगा, किससे ज़्यादा होगा? सॉरी। तो 65 का आंसर क्या होगा? सभी रंगों से कम होगा। लाल जो है सभी रंगों से कम, क्योंकि यह कम विक्षेपित करता है, बाकी सब ज़्यादा करता है, ठीक है।
तो सभी रंगों से कम होगा। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन। चूजे के दृष्टि पटल में कौन सा कोशिका नहीं होता है? तो हमारे दृष्टि पटल में कौन सा कोशिकाएं नहीं होता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा क्या, शंकु कोशिकाएं। क्या, शंकु कोशिका नहीं होते, बाकी सब संसलाका कोशिकाएं भी होगी और ऊपर दिए गए दोनों, अगर ये दोनों हो सकता है या कोई नहीं। ठीक है, तो शंकु कोशिका होगा हमारे दृष्टि पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है, शंकु कोशिकाएं। बाकी होने की बात करेगा संसलाका। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। जब सूर्य हमारा उगता है और डूबता है, दोनों समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है? ये तो आराम से बता देगा, चपटा। कैसा? चपटा। को बोलेगा गोलाकार? नहीं, चपटा। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? वर्ण यानी रंग जिसे बोलते हैं। किसके लिए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है? कांच का अपवर्तनांक। तो बताना, लाल, पीला, बैगनी या आसमानी? तो किसका होगा? बैगनी का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? अगर लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए, हरे प्रकाश में, तो यह कैसा प्रतीत होगा? लाल गुलाब तो यह कैसा प्रतीत होगा? यह प्रतीत होगा काला। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? जो रंग मतलब रंग बोलते हैं वर्ण को, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण या रंग कौन है? सबसे पहला प्राथमिक, लाल, नीला, हरा या तीनों? तो कौन सा होगा? तीनों होंगे। ठीक है, 70 का डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र की फोकस दूरी लगभग होती है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पेशियों की शिथिल होने पर अभिनेत्र की जो आंखें हैं उस लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो कितना होती है? तो उसका होगा 2.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, शिथिल्स की बात की है इसने, है ना, शिथिल्स की बात की है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश का परिकिरण करते हैं? जो अति सूक्ष्म कण जो सबसे ज़्यादा छोटे हो तो किस तरह के प्रकाश को परिकिरण करते हैं? लाल, पीला, नीला या बैगनी? तो इसका आसान क्वेश्चन है नीला, क्योंकि इसी कारण हमका छोटे छोटे धूल कण से जो प्रकाश पड़ती है, जो उसके परावर्तक हो जाता है, जो बाहर निकलती है, उसी कारण तो मेरा नीला रंग दिखाई पड़ता है आकाश में। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, नीला हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण, अपवर्तन कोण, जो आपतन कोण होता है और अपवर्तन कोण, निर्गत कोण का मान क्या होगा? जो हम अगर कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जो आयु है आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण, इन दोनों का निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो इन दोनों का निर्गत कोण का मान हमें LI जो रहता है, इसकी जो आपतन कोण की निर्गत होती है वो बराबर होती है, बराबर होगी किसकी? आपतन में, तो निर्गत कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, जो रियलिटी होता है और आभासी सूर्यास्त जो काल्पनिक हम मानते हैं, उनके बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, यानी जब उगता है और डूबता है, अस्त होते समय सूर्य दिखाई पड़ता है, कैसा? पीला, लाल, नीला और काला। तो कैसा दिखता है? यह दिखता है लाल रंग की तरह, कैसे? लाल। अगला क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या है? एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है, कितना होता है? लगभग 10 के पावर -10 मीटर। याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है, कितने मीटर के बराबर? 10 के पावर -10 मीटर, यानी कि 76 का आंसर ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? जो प्रिज्म से प्रकाश की घटना होती है, परिघटना, वो कौन सी परिघटना होती है? वर्ण विक्षेपण। आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए। तो
इस क्वेश्चन में 77 क्वेश्चन किए और हमने इससे पहले भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए। अब तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तीसरा चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब अगले चैप्टर बढ़ने से इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके 2 चैप्टर में काफ़ी लेंदी हो चुका है और मतलब 1 घंटे का अप्रोक्स होगा ये वाला। तो हम अब चाहते हैं कि अगला जो है आपका जो भी चैप्टर है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से। जय हिंद।